Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear student, in today's lecture, we will discuss about a very important topic of bioinformatics, which is Human Genome Project. So let's start the lecture. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये एक ऐसा मेजर और मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस किया गया था। ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका मेन मकसद ये था कि जितने भी हैं, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो हमने इसमें ये देखना था कि न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस है उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से वो पेयर अप होकर डीएनए बना रहा है, और उसके बाद जो जीन्स हैं, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या है। ठीक है। मेन एम इनका और मेन पर्पस इनका यही था कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेक करें डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर, और फिर ये भी देखें कि जीन्स ह्यूमन की बॉडी में कितने प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स हैं। ठीक है। और लेट्स से कि अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो 46 ही एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। तो हर क्रोमोसोम के अंदर इन्होंने जीन को फाइंड किया कि फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स हैं, सेकंड के ऊपर कितने जीन्स हैं, थर्ड के ऊपर कितने जीन्स हैं, एक्स एंड वाई के ऊपर कितने जीन्स हैं, और हर एक जीन का सीक्वेंस क्या है। ठीक है। जीन की लोकेशन, जीन का सीक्वेंस, ठीक है, और नंबर, ये सारी की सारी जो चीजें थी वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में चेक किया गया था। ये आइडिया 1984 में यूएस गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था। ठीक है। जबकि जो लॉन्च है ये प्रोजेक्ट जो मतलब फॉर्मली स्टार्ट किया गया था वो 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसको तकरीबन 13 ईयर लग गए थे कंप्लीट होते हुए। ठीक है। Human Genome Project originally aimed to map the nucleotide containing the human haploid reference genome। ठीक हो। अब देखो इसमें क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो पहले हम देखते हैं कि जीनोम है क्या। जीनोम एनी सेट ऑफ मतलब जो एक ह्यूमन है उस ह्यूमन के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम का नंबर होता है, जो टोटल जीन्स का नंबर होता है, उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है। तो हम जीनोम को हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि हैप्लॉइड हम इसलिए इसको कह रहे हैं, लेट मी ड्रॉ अ पिक्चर टू मेक इट मोर क्लियर। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास जो है ना एक सेल है। ठीक है। अब आपको पता है कि हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर इसका एक ही मतलब यहाँ पे कोई इसका पार्टनर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एस फेज में इसका इसकी कॉपी बन जाती है तो फिर हम इसको भी एक ही क्रोमोसोम डिस्कस कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेंट्रोमियर सेम होता है, एक ही सेंट्रोमियर है इनका। ठीक है। और ये भी एक क्रोमोसोम है। जीनोम को हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जीन्स यहाँ पर हैं वही यहाँ पर भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि जो जीन्स यहाँ पर हैं वही जीन्स यहाँ पर भी हैं। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ एक एक ही जो क्रोमाटिड है उसको सीक्वेंस किया, और दूसरे क्रोमाटिड पे जीन्स के सीक्वेंस को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये चीज अंडरस्टूड थी कि जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है। तो इसलिए हम इसको हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, और टोटल 24 जो क्रोमोसोम्स हैं उसको सीक्वेंस किया गया था, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में 22 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। और ये जो 23वां पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। तो 22 क्रोमोसोम्स जो हैं क्योंकि वो तो सेम है, और 23 जो है 23वां जो कि एक्स क्रोमोसोम है, और जो वाई है वो एक्स और वाई दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए 22 एलोसोम क्रोमोसोम और दो एक्स और वाई क्रोमोसोम का सीक्वेंस करके टोटल 24 क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है। ओके। अब उसने कहा है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इट इज अ मोज़ेक, नॉट
रिप्रेजेंटिंग एनी वन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये एक जैसे हम कहें कि ये मेंडल के जीन्स को हमने सीक्वेंस किया है या फिर हमने न्यूटन के जीन्स को जो है वो सीक्वेंस किया था। तो ये मोज़ेक है, ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का सीक्वेंस नहीं किया गया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके गोल्स। सबसे पहला जो इसका गोल था वो ये था कि टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल द 20,000 टू 25,000 जीन्स अप्रोक्सीमेटली। पहले जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो ये प्रिडिक्ट किया जाता था कि देयर आर मोर देन 1 लाख जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था तो उसकी जो कंसिक्वेंसेस थे वो बिल्कुल प्रिडिक्शन से डिफरेंट थी। ठीक है, तो पहला इनका गोल यही था कि जो जीन्स हैं ह्यूमन की बॉडी में, जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर है, हम उनके सीक्वेंस उनका सीक्वेंस कर सकें और ये आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, उसके बाद जो अगला इनका गोल था वो ये था कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमिन किया जा सके कि वो किस तरीके से डीएनए बनाते हैं। फिर इनका गोल ये था जो इंफॉर्मेशन है जो भी स्टोर किया जा सके और फिर इनसिस बेहतर तरीके से किया जा सके। देन इनका एम ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी अलाउ किया जा सके कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको असेस कर सकें। ठीक है, फिर इनका ये भी एक गोल था कि सीक्वेंस कर सके दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ह्यूमंस का ही जीनोम सीक्वेंस करें, आप ड्रोसोफिला या मोस के जीन को भी सीक्वेंस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो गोल था वो ये था कि जो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंसिडर करते हैं कि एक ह्यूमन है और ह्यूमन को जो है रिलीजियस बेस आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके जीन को सीक्वेंस क्यों करना चाहते हैं, उसके जीन्स को क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों उसके अंदर आप डिस्कवरीज कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। वो जैसे है वैसे है। लेकिन गोल ये भी था कि लोगों को अवेयर करे कि इसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं है या मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हम एक नई चीज को डिस्कवर करें, बस हम इसकी इंफॉर्मेशंस को देख रहे हैं ताकि अगर कोई डिजीज होती है तो हमें पता चल जाए कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है और किस जीन की वजह से है और उसमें क्या मिस्टेक है, हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि एथिकल और लीगल इश्यूज को जो है वो हैंडल कर रही थी। ओके, इसके बाद कंट्रीज हैं और फंडिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। जब ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था तो दो मेजर जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो थी, पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्होंने ही स्टार्टअप किया था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो एक बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर का सीक्वेंस करने के लिए $3 इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो बेसिस का नंबर है वो तो तकरीबन तकरीबन 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं। तो इन सबको सीक्वेंस करने के लिए हमें $9 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक कंट्री जो है या फिर एक एजेंसी ये सारा काम नहीं कर सकती और ना ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए डिफरेंट कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की, जिसमें जो है वो यूएसए है, कनाडा है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। ओके, इसके बाद जो है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए शुरू शुरू में एक बेस पेयर को करने के लिए $3 इनको इन्वेस्ट करना पड़े थे। ठीक है, और टोटल इनको इन्वेस्ट कितना पैसा करना पड़ा था? $9 बिलियन।
तो उसने कहा है कि जो $3 बिलियन है, ये 1990 में ही जो है ना वो दिया था किसने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पाइनियर कंट्रीज हैं और इन्होंने ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 30 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और 2003 में जो है वो कंप्लीट हुआ था एक्सेप्ट वन क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पाइनियर्स की अगर हम ज्यादा डिटेल में बात करें तो रॉबर्ट जो हैं उन्होंने प्रपोज किया था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसके बाद चार्ल्स और डेविड जो है इन्होंने सजेस्ट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जितना बजट इन्वेस्ट होगा उन्होंने एस्टिमेट लगा के जो है वो बताया। उसके बाद जेम्स वाटसन जो है इन्होंने एनआईएच जीनोम प्रोग्राम जो है उनको लीड किया, और कॉलिन जो है इन्होंने ये भी एक प्रोजेक्ट हेड थे ओवरऑल, ठीक है। और ये डायरेक्टर हैं एनआईएच प्रोग्राम के, यानी कि नेशनल जीनोम जो ह्यूमन जीनोम है उसके, ठीक है। और इन्होंने भी उस प्रोजेक्ट को एज अ लीडर इन्वेस्टिगेट किया और उसको मॉनिटर किया। उसके बाद जिम जो है ये एक पीएचडी स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए जिसकी वजह से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको हम जो है वो पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको पब्लिश कर सकते हैं ताकि जो चीजें हमने इन्वेस्टिगेट की हैं वो सारे लोगों तक पहुंच जाए, उसके नॉलेज को जो है और इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड शेयर किया जा सके। अब इसकी कुछ टाइम स्टार्ट हुआ 19 फ्रेडरिक सैंगर जो है, इन्होंने एक टेक्निक, ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग है वो भी सेट नहीं दी थी। तो ये इनका जो आइडिया था वो 1970 से ही लगभग स्टार्ट हो चुका था, आइडिया आना स्टार्ट हो गया था। फिर 1985 में रॉबर्ट जो है उन्होंने ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस का आइडिया दिया था, और फिर 1986 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इन्होंने फंडिंग दी कि हमें ये प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है 1990 में ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और जो जेम्स वाटसन है वो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और इन्होंने फर्स्ट जीन को मैप किया था जो कि BRCA1 जीन है, जो कि कैंसर कॉज करता है, ब्रेस्ट कैंसर का जीन है। इन्होंने इसको पहले जो है वो मैप भी किया था, और एजीपी जो प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टर भी थे। देन 1993 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बनाया गया था और उसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और 1994 में जो ह्यूमन जीनोम जेनेटिक मैपिंग गोल है वो अचीव कर लिया गया था, और 1995 में जो है वो जेनेटिक प्राइवेसी को पास किया गया था, और पहले बैक्टीरियल जीनोम का जो सीक्वेंस है वो किया गया था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस सबसे पहले किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1996 में पहला जो ह्यूमन जीन मैप है वो पब्लिश हुआ था, और जो यीस्ट जीनोम है उसको भी सीक्वेंस कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1997 में एनआईएच जो है वो NHGRI बन चुका था, और इकोलाई के जीनोम को भी सीक्वेंस कर लिया गया था। देन 1998 में जो अगला 5 साल का प्लान था वो पब्लिश हो चुका था, ठीक है। और 1999 में जो सीक्वेंस हमने किया था 22 क्रोमोसोम का, यानी कि ऑटोसोम्स जो 22 क्रोमोसोम्स थे ना, वैसे तो 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के अंदर। और मैंने पहले भी बात की कि क्योंकि क्रोमाटिड दोनों सेम है तो हम दोनों क्रोमाटिड का सीक्वेंस नहीं करेंगे, एक ही क्रोमाटिड का सीक्वेंस किया गया था, तो इसलिए 24 टोटल क्रोमोसोम का सीक्वेंस किया गया था। तो जो 22 क्रोमोसोम का सीक्वेंस था वो 1999 में नेचर जर्नल में पब्लिश हो चुका था, ठीक है। फिर 2000 में जो है ह्यूमन जीनोम का जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो गया था तकरीबन, और जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है और एल्गी है थैलियाना, उसके जीनोम को भी सीक्वेंस करके पब्लिश किया गया था नेचर जर्नल में। और फिर 2001 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसका जैसे ड्राफ्ट बना था 2000 में, तो इसके ड्राफ्ट को भी नेचर और साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया था। फिर 2002 में वर्किंग ड्राफ्ट
बनाया गया था माउस के जीनोम सीक्वेंस का और उसको कंप्लीट करके पब्लिश किया गया। और 2003 में जो फिनिश्ड वर्जन है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का वो कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन 1990 से 2003 तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट था एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम और इसमें जो जीन्स है वो भी सबसे ज्यादा हैं। इसमें तकरीबन 3000 जीन्स हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे, और जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है उस पे सिर्फ और सिर्फ 231 जीन्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस किया गया था वो वाई क्रोमोसोम का था क्योंकि उसमें जीन सबसे कम थे, और 2003 में बाकी सारे क्रोमोसोम का सीक्वेंस कर लिया गया था एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1, और उसका सीक्वेंस जो है वो 2004 में कंप्लीट हुआ था। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? द प्रोसेस ऑफ डिटरमिंग द ह्यूमन जीनोम फर्स्ट इन्वॉल्व genome map and characteristic the chromosome, and this is called genetic map. The next step is DNA sequencing or determine the order of DNA bases on a chromosome, and this is called physical map. अब कुछ मैपिंग स्ट्रेटजीज हैं जैसे कि मार्कर्स आर इनवैल्यूएबल फॉर जीनोम मैपिंग। मार्कर्स आर एनी इनहेरिटेड फिजिकल मॉलिक्यूलर करेक्टर जिसकी वजह से और जो कि डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। ठीक है। अब जेनेटिक मैप जो है वो बेसिकली ये शो करता है कि जो मार्कर स्पेसिफिक मार्कर्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल ऑफ मार्कर इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक मार्कर है। ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम यूज कर सकते हैं मार्कर्स बनाने के लिए। और ये जो इंजाइम्स हैं ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं शॉर्ट सीक्वेंस डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंस को। ठीक है। और ये किसी भी जो भी स्पेसिफिक इसका पार्ट होता है वहां से उसको कट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है जो जो भी डीएनए की साइड्स में डिफरेंसेस आते हैं उन सबको। ठीक है। यानी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है ये हर एक इंडिविजुअल में वेरी करते हैं। Okay, moving to the next is our the some major sequence strategies. Sequence strategy में हमने DNA के sequence it must be first be amplified, increased in quantity, and two types of DNA amplifications are cloning and polymorphism. ठीक है। यानी कि जो DNA sequence किया गया था अब उसकी multiple copies बनाई गई क्लोनिंग के जरिए भी और पोलीमॉर्फिज्म ये जो PCR है उसके जरिए भी। Now that the DNA has been amplified and sequence are being done, and sequencing technique जो है वो जो यूज की गई थी वो एक तो सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक थी और दूसरा शॉटगन शूट गन सीक्वेंसिंग मेथड था। ठीक है। अब आउटकम्स क्या हैं? जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये प्रिडिक्ट किया जाता था कि मोर देन 1 लाख जीन्स हैं ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 25 से 30 हजार जीन्स ही ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट हैं। ठीक है। उसके बाद ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन्स हैं वो 17,000 जीन्स प्रेजेंट हैं, और उसके बाद जो है ह्यूमन जो प्रोटियोम है मे बी 10 और मोर टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फ्रूट फ्लाई एंड राउंड वर्म। ठीक है। इसके बाद लार्ज जो प्रोपोर्शन है हमारे जीनोम का वो इनकोड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। ठीक है। और ये भी हमें पता चला था जब हमने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद जीन की डेंसिटी कितनी पता चली कि जो 23 जीन्स हैं पर मिलियन बेस पेयर ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है। और 5 जीन्स पर मिलियन बेस पेयर ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। ठीक है। Human and presumably most vertebrates have genes not found in invertebrate like Drosophila and C. elegans. यानी कि इससे हमें ये भी पता चला कि जो जीन्स ह्यूमंस के पास हैं वो बाकी ड्रोसोफिला के पास नहीं है या फिर सी एलिगेंस के पास नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के बाद हमें ये पता चला कि जो ह्यूमन का जीनोम है उसमें से 2% एक्सॉन्स हैं और बाकी जितने भी हैं वो नॉन कोडिंग है जो कि हमारे काम के नहीं है, और वो 98% एंट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं हम एंट्रॉन्स को निकालते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स पे ही काम करते हैं।
ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या फायदे हैं, हमने इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये थी कि हमें ये पता चल सके कि अगर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हमें ये पता चले कि किस जीन की वजह से है, वो जीन किस क्रोमोसोम के ऊपर है, उस जीन का सीक्वेंस क्या है, उसमें क्या खराबी आई है, फिर हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक मेजर एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जो डाटा है, जितना भी हमने डाटा किया वो डाटाबेस पे हमने स्टोर कर दिया, क्या कि किसी भी पर्सन को अगर वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो उसको फौरन से वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि फोरेंसिक साइंस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्राइम को आइडेंटिफाई करना है या फिर डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनानी है, ठीक है, या फिर डिफरेंट जो है वो पर्पसेस हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सब के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना